हेलो नमस्ते, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ आकाश ऑनलाइन क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है जो अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में और इसके अंतर के बारे में भी हम लोग जानेंगे और इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में दो चार रूल, दो तीन रूल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और कैसा उसके चित्र के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे वो वीडियो देखिएगा, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आप एक क्रमबद्ध यानी कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है सो है हमारा तो अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। और इसके बाद हम तीन नियम जानेंगे, इमेज प्रतिबिंब के बनने के तीन नियम के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है। और उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन यानी कि इमेज प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में, और अवतल में 6 प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में 2 बनता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग तो चलिए, और सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं और ये दर्पण कैसे काम करता है इसके बारे में। तो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर लिखे, अवतल दर्पण का मेनली यही उपयोग है कि किसी छोटे वस्तु को बड़ा करके करने में अवतल दर्पण का उपयोग करने में, यानी कि किसी छोटे वस्तु को बड़ा करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी छोटा सा वस्तु को हम बड़ा कैसे जैसे देखिए ये छोटा सा वस्तु है, इसको हमको बड़ा में दिखना है। जैसे ये छोटा सा कोई व्यक्ति मतलब छोटा सा वस्तु है, जैसे ये छोटा सा वस्तु है, मान लीजिए छोटा सा वस्तु, इसको हम अगर बड़ा करके इसको हमको बड़ा करके देखना है, जैसे हमको इसको इतना बड़ा साइज में हमको अगर दिखना है तो हमको इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करना होगा, यानी कि इसमें हमको अवतल दर्पण का उपयोग करना होगा, यानी कि ये अवतल दर्पण होता है, इसमें हमको अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम इस छोटे वस्तु को बड़े वस्तु में हम देख पाएंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि किसी छोटे वस्तु को बड़ा करने में हमारा ये अवतल दर्पण सहायता करता है। आखिर अवतल दर्पण का उपयोग ही मतलब अवतल दर्पण कहाँ कहाँ लगेगा, यानी कि अवतल दर्पण का हुआ गाड़ियों के हेडलाइट में हमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों अवतल दर्पण का इसलिए हम उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अवतल दर्पण का इसलिए हम उपयोग करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में, क्योंकि हेडलाइट से जो हमारा गाड़ी का हेडलाइट जो होता है उसमें छोटा बल्ब लगा होता है, उसमें हम जैसे छोटा बल्ब लगेगा तो एक ही केंद्रित पे वो मतलब एक ही बिंदु पर वो प्रकाश को रख पाएगा। अगर हम उसको उसमें उत्तल दर्पण का अगर हम उसमें उपयोग कर ले तो वो बल्ब प्रकाश की किरण को फैला देगा। इसी कारण है कि हम चारों दिशा में ये बल्ब के कारण हम चारों दिशा में लाइट को देख लेते हैं, इसीलिए हम गाड़ी के हेडलाइट में यानी कि आगे जो लगा रहता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है डॉक्टर द्वारा रोगियों का आँख कान नाक तथा मुंह के जांच करने में, आँख का नाक और मुंह के जांच करने में, जैसे आँख का भी जांच करते हैं तो हम लोग डॉक्टर लोग जो होते हैं सो उसमें आँख का जांच होता है तो डॉक्टर लोग उसमें हम लोग को क्या नाम है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और कान का भी जांच करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते। और नाक का भी जांच करते हैं तो अवतल दर्पण, मुंह में अगर छोटे मुंह यानी दांत के वगैरह में कीड़ा उड़ा लग जाता है तो उसको भी हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग से देख सकते हैं, यानी कि डॉक्टर जांच के सीधी सी बात डॉक्टरों को जांच रोगियों को जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा जो है दाढ़ी एवं हजामती दर्पण होगा, यहाँ पे दर्पण लिख लीजिएगा, हजामती दर्पण यानी कि
छोटे बाल को बड़े करके देखने में, यानी कि हम लोग का छोटा बाल होता है और सैलून में आप लोग देखिएगा कि उसमें थोड़ा बड़ा, हम लोग का बाल थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, जिससे हजाम लोग को बाल काटने यार दाढ़ी काटने में उन लोगों को सहायता मिलती है। और सौर भट्टी एवं टर्च लाइट में यानी कि सौर भट्टी एवं टर्च लाइट में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का एक और महत्वपूर्ण बात है, अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक एवं दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आपको ये भी हम बता दें कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आप ये भी आप कह सकते हैं इसमें प्रतिबिंब इसमें उल्टा तथा सीधा दोनों प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण में उपयोग होते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक हो सकते हैं और ये क्या नाम है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों हो सकते हैं और उल्टा एवं सीधा वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। ये अवतल दर्पण का एक खासियत है। और इसके बाद चलिए अवतल दर्पण के बारे में हम लोग उपयोग के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। और दूसरा जो हमारा है, उत्तल दर्पण का उपयोग कब करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं बड़े वस्तु को छोटे से छोटा, बड़े वस्तु को छोटा करने में, यानी छोटा करने में नहीं, यानी कि बड़े वस्तु को छोटे से बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े वस्तु यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दी है, बड़े वस्तु को यानी बड़े वस्तु को हम छोटे प्रतिबिंब यानी दर्पण में हम देखने के लिए इसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम कल भी बता चुके हैं कि इसके पहले वीडियो में भी बताए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट में कैसे करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी करते हैं। देखें, जैसे आप लोग हाईवे पर देखे होंगे कि ऐसे होता है स्ट्रीट लाइट का ऐसा होता है, एक ऐसे यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ से अगर प्रकाश किरण को फैला देता है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट। इसी को हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट में भी हम इसका उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। दूसरा हम वाहनों यानी गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि आप ये संभव नहीं है कि जितना बड़ा, क्यों हम वाहनों के साइड मिरर में इसलिए करते हैं कि आप लोग देखेंगे जो साइड में लगा रहता है उसमें हम लोग बड़े वाहनों को यानी गाड़ियों को हम लोग देख पाते हैं। ये तो संभव नहीं है, तो हम जितना बड़ा गाड़ी होगा उतना बड़ा हम लाइट दर्पण लगा के चले जाने में ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े चीज़ को छोटे से दर्पण में उसका प्रतिबिंब बना देता है। बड़े चीज़ को बड़े वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटा सा प्रतिबिंब एक दर्पण में बना देता है, जिसका हम उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। क्या है, ये संभव नहीं है, तो जितना बड़ा ट्रक हो उतना बड़ा हम दर्पण लगा के चलें। इसलिए हम इसमें उत्तल दर्पण का यही काम है कि बड़े वस्तु को छोटा प्रतिबिंब दिखा देता है उत्तल दर्पण में। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में। यहाँ था उल्टा था। और यहाँ पर भी एक और है उत्तल दर्पण से संबंधित। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तथा यह काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से, और उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा यह सीधा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। यानी कि आपको ये भी पता होगा कि अगर आप यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, यहाँ पे आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु को उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के उल्टा।
और इसमें अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, काल्पनिक और आभासी, काल्पनिक और वास्तविक। तो आपको ये भी पता होगा उत्तल दर्पण उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ये उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अगर यहाँ पे अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो हमेशा वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, अगर वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। आपको एक और चीज़ बताएंगे, आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोचें तो हमेशा सीधा सोचते हैं, सीधा यानी कि किसी चीज़ यानी आभास कर रहे हैं कि आप हाँ ये हो जाता तो अच्छा होता था, हमेशा आप निगेटिव नहीं सोचते, यानी कि आप सीधा सोचते हैं और वास्तव में जो होता है उसके उल्टा होते हैं। तो इसे भी याद करते हैं, ऐसे भी याद करते हैं वास्तविक तो उल्टा, और यहाँ पे हो गया काल्पनिक तो सीधा। आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे लोग को यही कंफ्यूज होता है वास्तविक होगा उल्टा या सीधा। नहीं, एक कॉन्सेप्ट आप के लिए रखिएगा, वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक होगा तो हमेशा वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। आप इसको अगर नोट करके लिखना चाहते हैं, इसे आप लोग नोट करके लिख लें, ताकि अगर आप इसके बारे में अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत होने वाला है, यानी कि आर्ट में आप कंफ्यूज रहिएगा। अरे काल्पनिक होगा तो आपको लगेगा अच्छा इसमें लगता है सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बना, नहीं, इसको आप अगर रख लेते हैं यानी दिमाग में आप सेट कर लेते हैं, हाँ वास्तविक होगा तो उल्टा, काल्पनिक होगा तो सीधा, ऐसे करके आप एक साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख लिए अवतल दर्पण का उपयोग हमने बता दिया और उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिया, और इसमें भी मतलब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तल दर्पण का एवं उत्तल दर्पण का दो उपयोग बतावे और अवतल दर्पण का दो उपयोग बतावे, ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में ऐसे भी पूछ सकता है, और दोनों में करके 2 उपयोग पूछ सकता है। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको पूछ सकता है 2 मार्क्स में। आपको यहाँ पे हम लिख के लाए वो क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहला लिखेंगे, मतलब इसी से भी आप चाहेंगे तो 4 अंतर 2 भी लिखिएगा तो चलेगा, 4 ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा, और वहाँ तो पता ही आपको कितना याद रहने वाला है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंस यानी कि अंतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला जो अवतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है, यानी दोनों प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, पहला में जो है इसमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है, और उत्तल वाला में इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा में जो हमारा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा तथा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे भी है अवतल दर्पण में, यहाँ पे हम वही बात लिखे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यही बात हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें उत्तल दर्पण में आपको क्या लिखना है, उत्तल दर्पण में तो आपको पता ही है कि उत्तल दर्पण में बस काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। इसमें क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया था, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इतना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका परावर्तक सतह यानी कि यहाँ हम बता दें, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ऐसे होता है इसका परावर्तक सतह। देखिए ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, मतलब वही सेम चीज। एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग
याद कर लीजिए, आपसे 2-3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया इसका परावर्तक सतह, देखिए धासा होगा, और इसमें क्या रहता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, यानी कि ऐसे रहता है। इसका परावर्तक सतह हो गया, इसका परावर्तक सतह ऐसे रहता है, क्या नाम है, अवतल दर्पण ये हो गया, जैसे धंसा हुआ होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसका परावर्तक सतह ऐसे रहता है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। आइए सबसे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, आज हम लोग क्या पढ़े। तो पहला हम पढ़े उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग यही करते हैं कि छोटे वस्तु को मतलब छोटे उत्तल दर्पण में हम यही उत्तल दर्पण का यही उपयोग होता है कि हम लोग मतलब हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए हम करते हैं कि छोटे वस्तु को बड़े प्रतिबिंब में देखने के लिए हम लोग मतलब छोटे वस्तु को बड़े करके देखने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम इसमें करते हैं बाल बनाने में, यानी हजामती दर्पण में। दूसरा जो हमारा होता है आँख का नाक, डॉक्टर के द्वारा रोगियों को जांच करने में, आँख का नाक तथा दांत में। और हमारा ये होता है गाड़ी की हेडलाइट में हम इसका उपयोग करते हैं, और सौर भट्टी एवं टर्च में भी हम इसका उपयोग करते हैं। आपको हम बता दिए टर्च में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब सारे इसमें टर्च में भी उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनाता है। क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसके कारण ये उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग का यही है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि बड़े वस्तु को बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण हम लोग गाड़ी यानी वाहनों के साइड मिरर में, क्योंकि गाड़ी एवं वाहनों के साइड मिरर में हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बस, ट्रक यानी कि अन्य कोई भी हमारा वाहन पीछे से आता है, और ये तो संभव नहीं है तो जितना बड़ा वाहन रहे उतना बड़ा आप लाइट लगा के चलिए गाड़ी में साइड मिरर में, ये तो संभव कहीं से भी नहीं है। पता चला यार बाइक से बड़ा उसका मतलब दर्पणे हो गया, मतलब उसका उत्तले दर्पण मतलब दर्पणे हो गया, तो ये संभव नहीं। इसलिए हम लोग बड़े वस्तु को छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में उपयोग करते हैं, क्योंकि पीछे का आते हुए बड़ा से बड़ा ट्रक को हम साइड दे सकें और खतरे से बच सकें। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का एक और उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी हम उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट में भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, आप ये बात भी एकदम कान खोल के सुन लीजिए, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा और यह हमेशा सीधा होगा। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम जो होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। और काल्पनिक मतलब यही हुआ कि दर्पण के पीछे बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप लोग, दर्पण के अगर पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, और दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के साइड में बनेगा। जैसे दर्पण के आगे बनेगा, जैसे ये देख लीजिए, ये अगर है, अगर इस ऐसे अगर प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के आगे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो आप समझ लीजिए तो ये काल्पनिक। आप वास्तविक प्रतिबिंब अगर यही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यही अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो आपको यहाँ तक ये भी बात आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोग का ये दोनों क्लियर हो गया होगा अच्छे तरह से, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। और इसके बाद हम लोग
इसके बाद हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का अंतर के बारे में पढ़े थे। उत्तल दर्पण के मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसी में से दो तीन बातों को याद रखिए और इसमें लिख देना, खाली बात को फैलाना है। इसमें अगर अंतर पूछे तो यही आप ये भी लाइन अगर एक साथ अवतल दर्पण लिख लीजिए, एक साथ ऐसे एक साथ अवतल लिख लीजिए, अवतल एक साथ उत्तल लिख के आप दोनों का डिफरेंस यानी कि आप सेम चीज़ भी लिख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें आप सेम भी लिख सकते। देखिए जैसे हम सेम लिखे थे, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है। इसमें बस प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है, उसमें हम सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो हम लिखे इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये भी लिखा, उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको पता है कि हमेशा उल्टा पर। हम ये टॉपिक को बार बार हम इसलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपको इसी क्लास में आपको याद हो जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब और दर्पण के आगे बनता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है। ऐसे पूछ सकता है दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे और दर्पण के मुख्य अक्ष पे, ऐसे भी पूछ सकता है। और इसमें से कोई नहीं, तो आपको पहला माना में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो आपको ये भी याद रखना है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको जब इमेज प्रतिबिंब बनाने, प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें भी आपको ये उपयोगी होगा। यानी इसमें भी आपको अत्यंत मतलब क्या कि इस टॉपिक इसी पे तो टिका हुआ है, मतलब वास्तविक काल्पनिक उल्टा सीधा पे ही तो ये इमेज फॉर्मेशन टिका हुआ है। अगर आप इमेज बना के भी चलाते एग्जाम में, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखे उसका प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है और वो वास्तविक है कि काल्पनिक है, वो अगर आप नहीं लिख के आएगा इमेज फॉर्मेशन आप बना के भी चलाएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये कान खुल के सुनिए, पहला नंबर बात। और यहाँ पे हम दो बता दिए, और तीसरा जो हम यहाँ पे बताएं, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा एवं छोटा दोनों बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा एवं छोटा बनता है, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा एवं छोटा बनता है, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, और इसमें जो होगा, इसमें उत्तल दर्पण में जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, देख लीजिए यहाँ इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो आपको यही डिफरेंस ज़्यादा बहुत सिंपल है, तो आपको याद रखना है। और चलिए आज आप लोग ये समझ गए होंगे, और हम लोग अब इसके आगे मतलब इसके आगे वाले टॉपिक को हम समझेंगे आखिर इमेज बनता कैसे, उसका क्या रूल है, उसमें 3 रूल है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो हम लोग उसके बारे में आप समझने वाले हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। आप लोग को आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका 3 रूल हम बताएंगे। उसी बेस पे आपको 6 अवतल दर्पण में और 3 और 2 उत्तल दर्पण में इमेज बनेगा। चलिए हम इसको अभी लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन, यानी कि दर्पण से कैसे बनता है इमेज, उसके बारे में। यानी कि दर्पण से कैसे बनता है प्रतिबिंब, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं।